दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे राजधानी रांची। झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची पहुंच गए हैं। रांची पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नवनियुक्त राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सीपी राधाकृष्णन शनिवार यानी आज गवर्नर पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी अजय कुमार सिंह सहित आला अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा, जोहार आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी। नवनियुक्त माननीय राज्यपाल के रूप में झारखंड की वीर भूमि में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राज्यपाल रमेश बैस ने 2 निजी विश्वविद्यालय से जुड़े विधेयकों को दी मंजूरी। राज्यपाल रमेश बैस ने महाराष्ट्र विदा होने से पहले 2 निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयकों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 और बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। ये दोनों विधेयक शीतकालीन सत्र से पारित होकर स्वीकृति के लिए राजभवन भेजे गए थे। सोनी देवी विश्वविद्यालय घाटशिला में और बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय गढ़वा में खुलेगा। पिछले दिनों विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के विधेयकों को सदन पटल पर रखे जाने के दौरान इनके संचालन की गड़बड़ियों पर विधायकों ने प्रश्न उठाया था। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से आरोपों की जांच के लिए विधानसभा की समिति बनाने का आग्रह किया। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली राहत। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया है। मामले में दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की गई। पूर्व में कोर्ट ने इन्हें लिखित बहस प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन उनकी ओर से प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 मार्च को निर्धारित की है। बता दें कि बीजेपी नेता व नवीन झा की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराया गया था। इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफ़ी मांगने को कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। झारखंड के 10वीं 12वीं के टॉपर्स पर होगी सौगातों की बारिश। झारखंड में 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों पर तोहफों की बारिश होगी। राज्य सरकार ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को कैश, लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। यह इनाम प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले छात्रों के लिए अलग अलग है। सरकार के घोषणा के अनुसार झारखंड मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को राज्य सरकार 3-3 लाख रुपए का कैश अवार्ड देगी। इसके साथ ही दूसरे स्थान हासिल करने वाले को यह धनराशि 1 लाख कम करके 2 लाख रुपए दी जाएगी और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। खबरों को माने तो यह घोषणा झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर नई नियुक्ति की घोषणा की। बता दें कि जस्टिस संजय कुमार मिश्रा उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज हैं। वहीं उनका कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने के दिन से शुरू माना जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा संजय कुमार मिश्रा के नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी गई थी। दरअसल झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की 19 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्ति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने झारखंड उच्च न्यायालय के लिए संजय कुमार मिश्रा के नाम की सिफारिश की थी। वर्ष 2009 में संजय कुमार मिश्रा उड़ीसा हाईकोर्ट का जज बनाए गए थे।
आरबीआई ने निफ्ट और आरटीजीएस सिस्टम में किया बड़ा बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भुगतान प्रणाली में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों से कहा है कि एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक को विदेशी दान अग्रेसित करते समय आवश्यक विवरण प्राप्त करने के लिए अपने कोर बैंकिंग मिडलवेयर संसाधनों को संशोधित करें। आरबीआई ने विदेशी योगदान अधिनियम से संबंधित लेन देन के लिए निफ्ट और आरटीजीएस सिस्टम में आवश्यक बदलाव किए हैं। एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम में आवश्यक बदलाव पेश किए गए हैं। आरबीआई ने कहा है कि यह निर्देश 15 मार्च 2023 से प्रभावी होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने गुरुवार को विदेशी अंशदान अधिनियम से जुड़े लेन देन को लेकर एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों में जरूरी बदलाव किए हैं। गृह मंत्रालय के भारतीय स्टेट बैंक से विदेशों से भेजे जाने वाले पैसे समेत विदेशी चंदा देने वालों के बारे में दैनिक आधार पर रिपोर्ट देने के लिए कहे जाने के बाद केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। ट्विटर ने भारत में 2 ऑफिस पर लगाया ताला। भारत में पहले से ही नुकसान में चल रही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने यहां अपनी 3 में से 2 ऑफिस को बंद कर दिया है। कंपनी का यह फैसला इसके बॉस एलन मस्क की कॉस्ट कट प्लानिंग का हिस्सा है। यहां काम कर रहे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। मस्क के टेक ओवर के बाद पिछले साल ट्विटर ने भारत में अपने 200 कर्मचारियों को निकाल दिया था। खबरों को माने तो ट्विटर इंडिया ने दिल्ली और मुंबई में अपने ऑफिस पर ताला लगाया है। हालांकि कंपनी की बेंगलुरु ऑफिस में काम जारी रहेगा, जहां अधिकतर इंजीनियर काम करते हैं। एलन मस्क का 2023 के आखिरी तक ट्विटर को फाइनेंशियली स्टेबल करने का प्लान है। इसी को लेकर मस्क ने दुनिया भर में सैकड़ों कर्मचारियों को निकाल दिया। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, सेना ने जारी किया नोटिफिकेशन। सेना ने अग्निवीरों और अन्य की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पंजीकरण के लिए अधिसूचना ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आवेदन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अब 16 फरवरी से 15 मार्च तक खुले हैं, जिसमें उम्मीदवार अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मानदंड और अन्य योग्यता आवश्यकताओं के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। सेना ने जूनियर कमीशन्ड अधिकारी अन्य रैंक अग्निवीर के लिए भर्ती प्रक्रिया में संशोधन की घोषणा की है। संशोधित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार भर्ती रैली से पहले कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन साझा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। सेना ने प्रक्रिया में बदलाव के संबंध में हाल ही में विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया था। देश में कोविड-19 के मिले 157 नए मामले। भारत में कोविड-19 के 157 नए मामले सामने आने के बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1862 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को ताज़ा आंकड़े में यह जानकारी दी। बताया गया कि शुक्रवार सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में कोविड-19 से 5,30,757 लोगों की जान गई है। वहीं अब तक 4,46,84,659 लोग संक्रमित हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 0.12% दर्ज की गई, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.10% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल संक्रमितों का महज 0.01% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 से उबरने की दर 98.91% है। कोविड-19 बीमारी से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 4,41,52,039 हैं, जबकि महामारी में मृत्यु दर 1.19% है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार अब तक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोविड-19 रोधी टीके की 220.63 करोड़ खुराक दी गई है। एक ही सप्ताह में 8.31 अरब डॉलर घट गया विदेशी मुद्रा भंडार। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट आई है।
10 फरवरी 2023 को ख़त्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 8.31 अरब डॉलर घट गया है, जो 11 महीने में किसी भी सप्ताह में सबसे बड़ी गिरावट है। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर ये डेटा जारी किया है। इन आंकड़ों के अनुसार 10 फरवरी 2023 को ख़त्म सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 566.94 अरब डॉलर पर आ गया है, जो 3 फरवरी 2023 को ख़त्म सप्ताह में 575.27 अरब डॉलर रहा था। उस सप्ताह भी विदेशी मुद्रा भंडार में 1.49 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली थी। लगातार 3 सप्ताह की वृद्धि के बाद पहली बार किसी सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में ये बड़ी गिरावट आई थी। इसका मतलब ये हुआ कि केवल 2 सप्ताह में ही विदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब डॉलर तक घट चुका है। इसी अवधि में विदेशी करेंसी एसेट 7.11 अरब डॉलर घटकर 500.59 अरब डॉलर पर आ गया है। इसी अवधि में गोल्ड रिजर्व में 919 मिलियन डॉलर की कमी आई है।